बायोलॉजी की एक्सपर्ट आरती मैम की क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड मॉर्निंग बच्चों, आज मैं आपका फिर से इस वीडियो में स्वागत करती हूँ। देखिए, हम आपको कक्षा 12 जीव विज्ञान जो चैप्टर का नाम है मानव प्रजनन, मानव से जुड़ी हुई यानी कि मानव में प्रजनन किस तरीके से होता है, या फिर ये कह सके कि मानव अपने अगली संतान जो अपना संतान उत्पन्न करता है उसमें कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं, ये सारी चीजें हमने उस क्लास में पहले या दूसरे क्लास में डिस्कस कर लिए थे। आइए आज हम चलते हैं तीसरे पार्ट पर, जिसमें से हमने ये पीडीएफ भेजा था, 6 पेज का पीडीएफ भेज चुके हैं। उसमें से हमें ये समझाना है कि उस पीडीएफ में कुछ ऐसे ऐसे वर्ड हैं जो आपको समझ में नहीं आएगा, तो आज हम उसको लेकर के आए हैं। तो देखिए, वहाँ पर हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम बता चुके थे, मानव नर जनन तंत्र। नर जनन तंत्र के प्रमुख 5 भाग बताए थे, जिसमें से पहला था स्क्रोटम या स्क्रोटल सैक टेस्टिस, दूसरा था सहायक जनन ग्रंथियां और सहायक जनन वाहिनियां, लास्ट वाला था पेनिस, मतलब सिस में क्या होता है। देखिए, इसमें हम ये समझाने के लिए पूरा लिखे हैं, आपको इसमें ये सब चीजें पीडीएफ के रूप में मिल जाएगी। परेशान होना नहीं है कि यहाँ क्या लिखा है हमको वही लिखना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं, आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। हम ये समझाने के लिए लिखे हैं। देखिए, यहाँ पर लिखा है वृषण तथा वृषण कोश। इंग्लिश की बात करें, स्क्रोटम और स्क्रोटल सैक एंड टेस्टिस, वृषण अथवा वृषण कोश। वृषण जो होता है नर का प्रमुख जनद होता है। क्या होता है? नर का प्रमुख जनद। जनद मतलब जिसमें युग्मक का निर्माण होता है, अर्थात शुक्राणु का निर्माण होता है, उसको हम क्या कहते हैं? नर जनद वृषण कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है वृषण तथा वृषण कोश। वृषण जो होता है नर का प्रमुख जनद होता है। अब इस वृषण को चारों तरफ से जो कवर ढके होती है उसको हम वृषण कोश कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण कोश कहते हैं। तो यहाँ पर लिखा है मानव में, हम यहाँ पर शॉर्ट में लिखे हैं, हम ऐसे बोलते जा रहे हैं, आपको पीडीएफ में समझकर लिख लेना है। यहाँ पर मानव में त्वचा से निर्मित थैलीनुमा अंग जो होता है, ये मानव में त्वचा से निर्मित त्वचा स्किन, जानते ही हैं क्या होता है? हमारे शरीर का आउटर भाग, बाहरी भाग क्या कहलाता है? त्वचा कहलाता है। मानव में त्वचा से निर्मित थैलीनुमा अंग उदर गुहा के बाहर, उदर गुहा मतलब अगर हम बोले तो जो हमारा शरीर है उसमें 2 गुहाएं पाई जाती है, एक वक्ष गुहा पाया जाता है और एक उदर गुहा पाया जाता है। तो आप डायाफ्राम पढ़े होंगे कभी, जो उदर गुहा और वक्ष गुहा को अलग करता है। किसको अलग करता है? वक्ष गुहा और उदर गुहा को अलग करता है। अर्थात अगर हम कहें डायाफ्राम के ऊपर वाला भाग, जो ये सीने वाला पार्ट होता है जहाँ फेफड़ा स्थित होता है, हार्ट स्थित होता है, ये वाला भाग क्या कहलाता है? वक्ष गुहा कहलाता है। और डायाफ्राम के नीचे वाला भाग क्या कहलाता है? उदर गुहा कहलाता है। अगर उदर गुहा में किडनी ये सारी चीजें स्थित होती हैं। तो ये लिखा है मानव में त्वचा से निर्मित थैलीनुमा अंग उदर गुहा से बाहर, मतलब उदर गुहा में नहीं पाया जाता, दोनों पैरों के मध्य स्थित होता है, यानी दोनों पैरों के मध्य शिश्न के आधार भाग में स्थित होता है। इसके अंदर एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। क्या पाया जाता है? एक जोड़ी वृषण पाया जाता है। एक बार फिर से देखते हैं, मानव में त्वचा से निर्मित थैलीनुमा अंग उदर गुहा से बाहर दोनों पैरों के मध्य स्थित होता है। इसके अंदर एक जोड़ी वृषण पाया जाता है, जो किसके द्वारा ढका होता है? वृषण कोश द्वारा ढका होता है। जो वृषण कोश है वो वृषण के तापमान को कम करता है। क्या करता है? वृषण के तापमान को कम करता है। अगर वृषण का तापमान कम नहीं होगा तो वो शुक्र जनन नहीं हो पाएगा, उसमें क्या होगा? शुक्राणुओं का निर्माण नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे लिखा है जो वृषण कोश होता है वो वृषण के तापमान को कम करता है, जो शुक्र जनन के लिए सहायक है। शुक्र जनन किसे कहते हैं? यानी कि शुक्राणुओं का निर्माण होने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम शुक्र जनन कहते हैं। तो तापमान कम करता है वृषणों का कौन? स्क्रोटल सैक अर्थात वृषण कोश, जो किसके लिए आवश्यक है? शुक्र जनन के लिए आवश्यक है, शुक्र जनन में सहायक है। प्रत्येक वृषण अंडाकार, जो भी प्रत्येक वयस्क व्यक्ति होता है, युवा व्यक्ति, उसमें वृषण का आकार जो होता है कैसा होता है? अंडाकार, और वह 4 से 5 सेंटीमीटर क्या होता है? लंबा होता है, और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। और वृषण के अंदर 250 कक्ष पाए जाते हैं, 250 चैम्बर पाए जाते हैं, जिसे हम वृषण पालिका कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषण पालिका कहते हैं। वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 अति कुंडलित, मतलब बहुत ज्यादा उसी में कुंडलित होती है, गुथी हुई होती है, 1 से 3 अति कुंडलित नलिकाएं पाई जाती हैं, जिसे हम शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं। इसमें स्पर्म का निर्माण होता है, यानी कि शुक्रजन नलिकाओं द्वारा किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। फिर शुक्रजन नलिकाओं में लीडिंग सेल्स पाई जाती है, कुछ विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिन्हें हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। इसके द्वारा नर लिंग हार्मोन एंड्रोजन का स्राव होता है।
जो वृषण होता है उसमें 1 से 3 अतिकुंडलित नलिकाएं होती है जिसे हम शुक्रजन नलिका कहते हैं, और इसमें स्पर्म का निर्माण होता है। किसका निर्माण? स्पर्म मतलब शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर आगे देखिए, शुक्रजन नलिकाओं में लीडिंग सेल्स पाई जाती है, अर्थात कुछ विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं। कहाँ पाई जाती है? शुक्रजन नलिका में पाई जाती हैं। इसके द्वारा किसका स्राव होता है? नरलिंग हार्मोन एंड्रोजन का स्राव होता है। एग्जाम में कैसे पूछा जाता है? मानव में प्रमुख नरलिंग हार्मोन है, 4 ऑप्शन दे देगा, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, और 2 ऑप्शन दे देगा, तो आप क्या टिक करेंगे? एंड्रोजन। या ऐसे पूछ लेगा एंड्रोजन हार्मोन का स्राव किस कोशिका द्वारा होता है, तो आप क्या बताएंगे? लीडिंग सेल्स के द्वारा। किसके द्वारा? लीडिंग सेल्स के द्वारा। अब यहाँ पर नोट कुछ लिखा गया है, देखिए यहाँ पर लिखा है उच्च ताप पर शुक्राणुओं का परिपक्व नहीं हो पाता है, अर्थात ज्यादा हाई टेम्परेचर होने के कारण शुक्राणु का जो मैच्योरिटी होती है वो नहीं हो पाता, मतलब स्वस्थ शुक्राणु नहीं बन पाते, जिसके कारण बाध्यता उत्पन्न हो जाती है, और ऐसा तंग कपड़े अर्थात टाइट कपड़े पहनने से भी होता है। तो यहाँ पर एक बार फिर से देखें, आपको ये पीडीएफ में मिल जाएगा, परेशान होने वाली बात नहीं। यहाँ मैं समझाने के लिए इतना लिखी हूँ, नहीं तो मैं पीडीएफ भी भेज सकती थी। यहाँ पर देखिए, एक बार फिर से देखते हैं। मानव में त्वचा से निर्मित थैलीनुमा अंग उदर गुहा के बाहर दोनों पैरों के मध्य स्थित होता है। इसके अंदर एक जोड़ी वृषण होता है। वृषण जो है वृषण कोष द्वारा ढका होता है। वृषण कोष में एक वृषण कोष जो होता है तापमान को कम करने में सहायक होता है, जो शुक्र जनन के लिए सहायक है। प्रत्येक वृषण वयस्कों में 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। वृषण में 250 चैम्बर पाया जाता है, उसको हम क्या कहते हैं? वृषण पालिका कहते हैं। वृषण पालिका के अंदर 1 से 3 अतिकुंडलित नलिकाएं पाई जाती है, जिन्हें हम क्या कहते हैं? शुक्रजन नलिकाएं कहते हैं। और शुक्रजन नलिकाओं में किसका निर्माण होता है? स्पर्म का निर्माण होता है। स्पर्म बोले तो अगुणित कोशिका नर युग्मक शुक्राणु का निर्माण होता है। फिर शुक्रजन नलिकाओं में कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है जिसे हम लीडिंग सेल्स कहते हैं। इसके द्वारा नरलिंग हार्मोन एस्ट्रोजन का स्राव होता है। नोट में लिखा है उच्च ताप के कारण शुक्राणुओं का परिपक्व नहीं हो पाता, जिससे बाध्यता उत्पन्न हो जाती है, अर्थात संतान उत्पन्न नहीं कर पाएंगे। ऐसा किसके कारण होता है? तंग कपड़े या टाइट कपड़े पहनने का कारण होता है। तो आइए फिर से एक बार देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमने एक हेडिंग बता दिया, स्क्रोटल और स्क्रोटल सैक टेस्टिस क्या होता है, उसमें ये सब बता दिया। दूसरा हेडिंग था जनन वाहिनियां। तो देखिए जनन वाहिनियां कौन कौन मिलकर के बनाता है? अधिवृषण, शुक्रवाहिनी और वृषण जालिकाएं आपस में मिलकर क्या बनाती है? जनन वाहिनियां बनाती है। इसमें से जो अधिवृषण है उसकी लंबाई कितनी होती है? 6 मीटर होती है। कितनी मीटर होती है? 6 मीटर। और अधिवृषण में शुक्राणुओं का संग्रहण तथा पोषण होता है, अर्थात शुक्राणु जब बन जाता है, जब शुक्राणु बन जाता है तो उसका संग्रहण यानी वो इकट्ठा कहाँ होता है? अधिवृषण में, और वहीं पर उसका पोषण भी होता है, अर्थात उसको जो भी चाहिए वो मिलता रहता है। फिर शुक्रवाहिनी जो होता है 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, अधिवृषण का ही एक कुंडलित रूप है। तो ये जनन वाहिनियां के अंतर्गत आप ये 60 में लिखे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम आपको ये पीडीएफ के रूप में लिखकर भेजे हैं। इसको हम इसलिए समझाए ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो जनन वाहिनियां के अंतर्गत कौन कौन आता है? अधिवृषण, शुक्रवाहिनी तथा वृषण जालिकाएं आती हैं। अधिवृषण कितना मीटर लंबी होती है? 6 मीटर लंबी होती है। और इसमें शुक्राणुओं का क्या होता है? संग्रहण होता है और पोषण होता है। शुक्रवाहिनी 45 सेंटीमीटर लंबी होती है, और अधिवृषण जो है यानी शुक्रवाहिनी जो है ये अधिवृषण का एक कुंडलित रूप है। आइए यहाँ पर देखते हैं सहायक जनन ग्रंथियां। इसके अंतर्गत क्या है? इसमें एक जोड़ी शुक्राशय और एक प्रोस्टेट ग्रंथि और एक जोड़ी काउपर ग्रंथि, या इसी को बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि भी कहा जाता है। ये सारे मिलकर के सहायक जनन ग्रंथियां बनाती हैं। इन ग्रंथियों का स्राव शुक्रीय प्लाज्मा का निर्माण करना होता है। शुक्रीय प्लाज्मा मतलब वीर्य का निर्माण करना होता है। जो वीर्य होता है वो पुरुषों में तरल पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है। इसमें देखिए क्या क्या पाया जाता है? फ्रक्टोज पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, कुछ एंजाइम पाया जाता है। तो इसमें कई प्रकार के ग्लूकोज भी पाए जाते हैं। यह स्वास्थ्य के लिए सबसे मतलब लाभदायक भी होता है। काउपर ग्रंथि का स्राव मैथुन के समय शिश्न में स्नेह प्रदान करना होता है। काउपर ग्रंथि जो यह बल्बोयूरेथ्रल ग्रंथि है वो कुछ ऐसे तरल चिपचिपा पदार्थ का स्राव बना करती है जो जनन के दौरान मतलब मैथुन के समय शिश्न को स्नेहक मतलब चिकना बनाता है। तो ये जनन वाहिनियां हो गया, और यहाँ पर सहायक जनन ग्रंथियां हो गया। नोट में हमने ये लिखा है कि जो 45 से 50 वर्ष की आयु, जब पुरुष जो होते हैं 45 से 50 वर्ष की आयु उनकी हो जाती है, तो जो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है उनका फूल जाता है, और ऐसी स्थिति में मूत्र मार्ग पर क्या होने लगता है? दबाव पड़ने लगता है और मूत्र उत्सर्जन में दिक्कत आती है। तो ऐसी स्थिति में
डॉक्टर द्वारा इस प्रोस्टेट ग्लैंड को काट करके हटा दिया जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? प्रोस्टेट सर्जरी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोस्टेट सर्जरी कहते हैं। तो हमने पहला हेडिंग बताया सहायक मतलब वृषण अथवा वृषणकोश और वृषण, सहायक जनन ग्रंथि, सहायक जनन वाहिनियां, सहायक जनन ग्रंथियां और कुछ नोट। आप इसको समझ लिए, आगे चलते हैं। तो चलिए फिर से देखते हैं 5वां नंबर पे क्या है। ये पेनिस शिश्न के बारे में बताते हैं। यह देखिए, यह पुरुष का वाह्य जननेंद्रिय भाग होता है। यह विशेष प्रकार के ऊतकों से बना होता है। देखिए, ऊतक किसे कहते हैं? कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसकी संरचना एवं कार्य क्या हो, एक समान हो, उसे हम क्या कहते हैं? ऊतक कहते हैं। तो ये जो होता है, ये पुरुष का वाह्य जननेंद्रिय भाग होता है, अर्थात जो जनन में भाग लेने वाला अंग होता है, और ये विशेष प्रकार के ऊतक का बना होता है। यह वीर्य सेचन को सुगम बनाता है, अर्थात वीर्य को मादा शरीर के में स्थानांतरित करने में सहायक होता है, अर्थात आसान बनाता है। शिश्न का जो अग्रभाग होता है उसे हम शिश्न मुंड कहते हैं, और यह एक विशेष ढीली झिल्ली द्वारा या त्वचा द्वारा ढका होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? अग्रछद या फॉर स्किन कहते हैं। तो ये हम 5 पॉइंट पढ़ चुके हैं। पहला क्या था? वृषण अथवा वृषणकोश, वृषण, दूसरा था सहायक जनन वाहिनियां, तीसरा सहायक जनन ग्रंथियां, चौथा, 5वां में मतलब चौथा अगर बात करें तो वो लास्ट वाला जाता है शिश्न। और इसके बारे में हम ये बताएं, यहाँ पर लिखा है वीर्य क्या होता है? वीर्य एक अर्ध तरल पारदर्शी चिपचिपा पदार्थ होता है जिसमें कैल्शियम, फ्रक्टोज, ग्लूकोज आदि एंजाइम पाए जाते हैं, मतलब ग्लूकोज, शर्करा और आदि एंजाइम पाए जाते हैं। इसका पीएच मान कितना होता है? 7.3 से 7.5, अर्थात ये कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। कैसा होता है? हल्का क्षारीय होता है। तो ये नर जनन तंत्र के बारे में हम लोग पूरा पढ़ चुके हैं। आप इसको पीडीएफ के रूप में जो हमने भेजा है उसको आप अपने नोटबुक में लिखेंगे और अच्छे से उसको समझेंगे तो आसानी से समझ में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आज और अगले वीडियो में नेक्स्ट मादा जनन तंत्र के बारे में बताएंगे। आज के लिए इतना।